हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रोग लक्षण, और रोग लक्षण में भी हमने पढ़े थे कवक जनित रोग लक्षण। कवक जनित रोग लक्षणों की बात की जाए तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो इसके मेन लक्षण होते हैं जो पादप के अंदर उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अतिवृद्धि, अतिवर्धन और ऊतक क्षय। फिर आगे हमने पढ़ा था कि कवकों के द्वारा अतिवृद्धि व अतिवर्धन के रूप में उत्पन्न होने वाले मुख्य लक्षणों की हमने बात की थी, जैसे पिटिका निर्माण, शोथ, कुर्ची समरोग, पर्ण कुंचन, विस्तारित पर्व और अंगों का रूपांतर। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है कवकों के द्वारा उत्पन्न ऊतक क्षय के लक्षण, कि कवकों के द्वारा जो पादपों में ऊतक क्षय होते हैं उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विगलन की। विगलन में क्या होता है, जब इस ऊतक क्षय में सभी प्रकार के ऊतक प्रभावित होते हैं। जो संक्रमित ऊतक होता है उसकी मृत्यु होने के बाद उन ऊतकों का तेजी से अपघटन होने लगता है, और तेजी से अपघटन होने पर क्या होता है, जो ऊतक क्षयी भाग होते हैं वो भूरे हो जाते हैं। यहाँ पर विगलन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रभावित अंगों के आधार पर स्तंभ विगलन, मूल विगलन और फल विगलन। कहने का मतलब ये है कि अपना जो लक्षण है वो विगलन हम पढ़ रहे हैं। विगलन में क्या होता है कि ये जो ऊतक क्षय होता है इसमें सभी प्रकार के ऊतक प्रभावित होते हैं। जो संक्रमित पादप होता है उसमें ऊतक क्षय के कारण ऊतक की मृत्यु हो जाती है, और ऊतक की जब मृत्यु हो जाती है तो उन ऊतकों का तेजी से अपघटन होने लग जाता है, और जो ऊतक क्षयी भाग होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारियों की। तो धारियों में क्या होता है कि जो संक्रमित पादप होते हैं उनमें समानांतर शिरा विन्यास वाली लंबी पत्तियों में ऊतक क्षयी क्षेत्र प्राय लंबे और रेखा के समान दिखाई देते हैं, और इन ऊतक क्षयी रेखाओं को ही हम धारियां कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कि जो संक्रमित पादप होते हैं उसमें जो ऊतक क्षयी क्षेत्र होते हैं वो ऊतक क्षयी क्षेत्र लंबे और रेखा के समान दिखाई देते हैं, और उन ऊतक क्षयी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर धारियां कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है जो का धारी रोग। थर्ड अपना आता है अंगमारी, ब्लाइट। इसमें क्या होता है, जो संक्रमित पादप होता है उसमें पादप अंगों की मृत्यु होने लग जाती है, और जब पादप अंगों की मृत्यु हो जाती है तो जो अंग होते हैं वो जले हुए जैसे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के ऊतक क्षय को ही हम क्या कहते हैं, अंगमारी कहते हैं। देखिए, जो संक्रमित पादप होता है, कवक के द्वारा जो पादप संक्रमित हुआ है उस संक्रमित पादप में क्या होता है, पादप अंगों की मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद जो अंग होते हैं वो हमें जले हुए जैसे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के ऊतक क्षय को क्या कहा गया है, अंगमारी कहा गया है। इसमें जो पादप का जो मृत भाग होता है वो मृत भाग भूरा व काला पड़ जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर आलू की विलंबित अंगमारी, लेट ब्लाइट। चौथा अपना आता है शीर्षारंभी क्षय। शीर्षारंभी क्षय, क्षय मतलब नष्ट होना, और शीर्षा मतलब शीर्ष भाग, ऊपरी भाग। देखो, जो संक्रमित पादप होगा उसमें जो सबसे पहले जो भाग प्रभावित होगा वो प्रभावित होगा अपने पादप का शीर्षस्थ भाग। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सर्वप्रथम पादप के शीर्षस्थ भाग की मृत्यु होती है, और उसके बाद पादप के निचले अंग भी धीरे धीरे से प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो संक्रमित पादप होगा उस संक्रमित पादप में सबसे पहले जो भाग प्रभावित होगा वो होगा अपना पादप का शीर्षस्थ भाग। सबसे पहले शीर्षस्थ भाग की मृत्यु वहाँ पर होती है, और शीर्षस्थ भाग के बाद पादप के जो अन्य अंग होते हैं, जो निचले अंग होते हैं, वो भी धीरे धीरे प्रभावित होने लग जाते हैं। अगला अपना आता है पामा या स्कैब। इसमें क्या होता है, जो संक्रमित पादप होता है उस पर पपड़ी नुमा कार की घाव बन जाते हैं जो कि फलों व कंदों पर बने होते हैं। पामा स्कैब में क्या होता है, जो पादप के फल और कंद होते हैं उन पर पपड़ी नुमा कार की घाव बन जाते हैं, और जो ये ऊतक क्षय होता है, जो ये ऊतक क्षय होता है ये सतही होता है, यानी कि जो ये ऊतक क्षय है
वो सतह पर पाया जाता है। अब सतह पर जो ऊतकक्षय पाया जा रहा है तो मतलब सीधा सा है कि वो अधिचर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा? अधिचर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो सतह पर हो रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आलू का स्कैब रोग। छठा अपना आता है चित्ती या धब्बा स्पॉट। देखो, जो संक्रमित पादप होगा उसमें जो ऊतकक्षयी भाग बनेंगे परपोषी की पत्तियों पर व फलों पर, वो धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो ऊतकक्षयी भाग जो पादप में बनेंगे वो धब्बे के रूप में बनते हैं, धब्बे के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और किस पर बनते हैं? ये परपोषी की पत्तियों और फलों पर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है आलू का अगेती अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई। जो आलू का अगेती अंगमारी रोग है उसका कारक क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। नेक्स्ट अपना आता है सातवां कैंकर। जो कैंकर है ये एक तरह से खुले घावों पर फैले हुए पाए जाते हैं और ये अधिकांशतः काष्ठीय स्तंभों पर प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अपन ने अतिवर्धन और अतिवृद्धि के द्वारा उत्पन्न हुए लक्षणों की बात कर ली, ऊतकक्षय के द्वारा उत्पन्न हुए लक्षणों की बात कर ली। यहाँ पर अपना कवक जनित रोग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं कि हमने क्या देखा है। नेक्स्ट में हमने देखा है कि जो ऊतकक्षय होते हैं उनके द्वारा लक्षण कौन कौन से उत्पन्न होते हैं। हमने पढ़ा विगलन। विगलन में हमने क्या बात की थी कि इस ऊतकक्षय में सभी प्रकार के ऊतक प्रभावित होते हैं और संक्रमित ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। जब संक्रमित ऊतकों की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? उनका तेजी से अपघटन होता है। ठीक है, धारियों की जहां हमने बात की, धारियों में क्या था कि जो समानांतर शिराविन्यास वाली लंबी पत्तियों में ऊतकक्षयी क्षेत्र प्राय लंबे और रेखा के समान दिखाई देते हैं। धारियों में हमने क्या पढ़ा? जो ऊतकक्षयी क्षेत्र होते हैं वो लंबे और रेखा के समान दिखाई देते हैं और इन ऊतकक्षयी रेखाओं को हमने क्या कहा? धारियां कहा। अगला हमने पढ़ा अंगमारी। इसमें जो अंग होते हैं पादप अंगों की मृत्यु के बाद वो जो अंग होते हैं वो जले हुए जैसे दिखाई देने लगते हैं और इस प्रकार के ऊतकक्षय को ही हम क्या कहते हैं? अंगमारी कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा शीर्षारंभी क्षय। शीर्षारंभी क्षय में क्या होता है कि जो संक्रमित पादप होता है उसमें सबसे पहले शीर्षस्थ भाग की मृत्यु होती है और शीर्षस्थ भाग की मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे पादप के निचले अंग भी प्रभावित होने लग जाते हैं। अगला हमने देखा पामा या स्कैब। इसमें क्या होता है? जो संक्रमित पादप होता है उसके फलों व कंदों पर पपड़ीनुमा घाव बन जाते हैं और जो ये ऊतकक्षय होता है पामा स्कैब में ये सतही होता है। सतही होगा तो क्या करेगा? ये अधिचर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। अगला हमने देखा है चित्ती या धब्बा। इसमें जो ऊतकक्षयी भाग बनेंगे वो परपोषी की पत्तियों पर धब्बों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आलू का अगेती अंगमारी रोग। नेक्स्ट हमने देखा है कैंकर। कैंकर में क्या होता है कि ये खुले घावों पर फैले हुए पाए जाते हैं जो कि अधिकांशतः काष्ठीय स्तंभों पर प्रकट होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण। यहाँ पर अपना जो कवक जनित रोग लक्षण थे वो अपना कंप्लीट हो गया है। ओके।